बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लेक्चर वीक 4 का लेक्चर नंबर 8 है। तो मेजर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? द पर्सन हु इज़ विलिंग टू वर्क बट प्रेजेंटली ही इज़ या शी इज़ अनएबल टू डूइंग एनी वर्क। यानी एक बंदा जो काम करना चाहता है, विलिंग है, लेकिन उसको प्रेजेंटली कोई जॉब नहीं मिल रही, तो वो अनएम्प्लॉयड कंसीडर होगा। तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो हमने 3 कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। पहले जी एम्प्लॉयड क्या होते हैं? एम्प्लॉयड क्या होते हैं? जो लोग काम कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयड क्या होते हैं? जो काम करना चाहते हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही। नॉट इन लेबर फोर्स, कुछ ऐसे लोग हैं जो लेबर क्लास में तो होते हैं, यानी उनकी एज तो उस काम करने की होती है लेकिन वो काम नहीं कर रहे। यूजली जो 16 साल से लेके 65 साल तक जो लोग हैं जिनकी उम्र इस 16 से 65 के दरमियान होते हैं, वो काम करने की उम्र होती है। तो लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो विलिंग ही नहीं होते, काम करना ही नहीं चाहते, तो वो लेबर फोर्स में नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट जो है ना, वो वर्किंग नहीं करते, वो स्टडी कर रहे होते हैं। रिटायर्ड लोग जो हैं, वो घर में ख़वातीन जो हैं जो काम बच्चों को संभालती हैं। और भी कुछ वर्कर्स हैं जो बीमार हैं, हॉस्पिटल्स में एडमिट्स हैं, वो लेबर फोर्स में नहीं आ रहे। तो लेबर फोर्स में दो तरह के लोग आते हैं, एक होते हैं एम्प्लॉयड और दूसरे होते हैं अनएम्प्लॉयड। दोनों को अगर ऐड कर लें तो आपकी टोटल लेबर फोर्स बन जाती है। अब जी अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे निकालते हैं? यानी नंबर ऑफ़ अनएम्प्लॉयड कितने लोग हैं डिवाइड बाय लेबर फोर्स कितनी है। लेबर फोर्स में एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड दोनों को ऐड करके नंबर ऑफ़ अनएम्प्लॉयड को रेशो ले लें और 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेशो निकल आएगी। तीसरा है जी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, यानी टोटल लेबर फोर्स कितनी आपकी है, यानी अनएम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड डिवाइड बाय वर्किंग एज पॉपुलेशन, यानी जो 16 साल से लेकर 65 साल तक कितने लोग हैं उनको डिवाइड कर दें और 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपकी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन निकल आएगी। तो इसी तरह एम्प्लॉयमेंट टू पॉपुलेशन रेशो, यानी एम्प्लॉयड लोगों को अगर वर्किंग एज पॉपुलेशन पे डिवाइड कर दें तो एम्प्लॉयमेंट रेशो निकल आएगी। तो इसका डेटा कहाँ से कलेक्ट करते हैं? लेबर फोर्स सर्वे, हाउस होल्ड सर्वेज वगैरह जो होते हैं वहाँ से हम कर सकते हैं। पॉपुलेशन सेंसिस जो मरदमशुमारी होती है उससे कर सकते हैं। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड है, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स से पाकिस्तान का डेटा मिल जाएगा। इंटरनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ से जो है ना मिल जाता है। अब जी टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। पहले जी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ये आर्जी अनएम्प्लॉयमेंट होती है, यानी कोई जॉब कर रहा है तो आर्जी तौर पे उसे जॉब नहीं मिली, तो लेकिन लेटर ऑन उसको जॉब मिल जाएगी। ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं जो जॉब सर्च कर रहे हैं लेकिन प्रेजेंटली उनको नहीं मिली, लेकिन फ्यूचर में उनको मिल जाएगी, तो ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। या कुछ और रीजंस की वजह से जॉब कर रहा है, जॉब छूट गई है, तो कुछ वक्त के लिए दोबारा नई जॉब सर्च करने के लिए जो टाइम ले रहा है, ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, कोई स्ट्रक्चर चेंज होता है, कोई नई फर्म्स है वहाँ पे कोई नई इनोवेशन आ जाती है, कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, यानी सारा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है, तो उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। ठीक है। उसके बाद सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो आपका बिजनेस साइकिल पड़ा हुआ पीछे, उस बिजनेस साइकिल्स में जो फ्लक्चुएशंस होती हैं, डाउन टर्न्स हो रहे होते हैं, उसकी वजह या रिसेशंस हो रहे हैं, उसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको हम सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो जो एक सीज़न में काम हो लेकिन दूसरे सीज़न में काम वो ना हो। फॉर एग्जांपल आइस, बर्फ़ का काम है, ये गर्मियों में होता है, सर्दियों में नहीं होता। इसी तरह सूप मेकिंग, सूप का जो कारोबार वो सर्दियों में होता है, गर्मियों में नहीं होता। तो ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, जो सीजन्स के साथ साथ चेंज हो रही होती है। डिस्क्यूज अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्क्यूज अनएम्प्लॉयमेंट को ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट जो जब ज़रूरत हो तब वर्कर्स को हायर किया जाता है। फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में जब फसलें उगाई जाती हैं
या हार्वेस्ट की जाती हैं, उस वक्त वर्कर्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है और उस वक्त जो है ना काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना वो लोगों को रोज़गार मिल जाता है। अदरवाइज़ वो लोग जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट रहते हैं। ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्क्यूज अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है। इसी तरह ये मिस्त्री मज़दूर, ये भी ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट है। ये बाज़ दफ़ा जब ज़रूरत हो तो हम मज़दूर अड्डे से ले लेते हैं, ज़रूरत नहीं होती तो हम नहीं लेते। तो ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्क्यूज अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। आगे जी, लॉन्ग रन वर्सेस शॉर्ट रन अनएम्प्लॉयमेंट। अगर 1 साल से कम हो तो शॉर्ट रन, अगर साल से ज़्यादा बंदा अनएम्प्लॉयड रहे तो वो लॉन्ग रन अनएम्प्लॉयमेंट कंसिडर होगी। अब ये नीचे छोटी सी एक्टिविटी है, इसमें है कि आपने लिखना है सर्च करके कौन सी ये जो वर्कर्स हैं कौन कौन से अनएम्प्लॉयमेंट्स हैं इनमें। आगे जी, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन होता है परसिस्टेंट इंक्रीज इन द प्राइस इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन। यानी अगर चीज़ों की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं तो एक ख़ास वक़्त में एक इकॉनमी में चीज़ों की, गुड्स और सर्विसेज की कीमतें अगर मुसलसल बढ़ रही हैं तो उसको हम बोलेंगे इन्फ्लेशन। अब ये इन्फ्लेशन 3 तरह की होती है। पहले जी, मॉडरेट इन्फ्लेशन। मॉडरेट इन्फ्लेशन नॉर्मल इन्फ्लेशन है, यानी इकोनॉमी मॉडर्न जो नॉर्मल ग्रोथ कर रही है और जो है ना वो नॉर्मल उसके अंदर इन्फ्लेशन है। हाइपर इन्फ्लेशन मींस हद से ज़्यादा इन्फ्लेशन का बढ़ जाना, एक्सट्रीमली इन्फ्लेशन। यानी अगर इन्फ्लेशन रेट 50-60% पे चला जाए तो वो हाइपर इन्फ्लेशन होती है। डिफ्लेशन क्या होती है? जब कीमतें, इन्फ्लेशन के अपोजिट है जब कीमतें बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाएं। अब जी, इन्फ्लेशन को मेजर कैसे करते हैं? इसके डिफरेंट तरीके हैं। पहला जी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस एक बास्केट होती है, उस बास्केट के अंदर जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं उनकी जो मौजूदा कीमत है जो हाउस होल्ड ख़रीदते हैं उसको हम सीपीआई कहते हैं। इसको इन्फ्लेशन रेट निकालते किस तरह? सीपीआई करंट ईयर माइनस सीपीआई लास्ट ईयर डिवाइड बाय सीपीआई लास्ट ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। तो इससे आपकी इन्फ्लेशन निकल आती है। आगे जी, होल सेल प्राइस WPI, यानी जो होल सेल पे जो गुड्स एंड सर्विसेज उनकी प्राइसेस को निकालना होल सेल प्राइस है। प्रोड्यूसर प्राइस, जो प्रोड्यूसर गुड्स और सर्विसेज बना रहे हैं तो उनकी अगर प्राइसेस को एस्टिमेट कर लिया तो वो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स निकल आता है। इन्फ्लेशन के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। नॉर्मल और वर्सेस हाई इन्फ्लेशन। मोस्ट सेंट्रल बैंक एम टू मॉडरेट इन्फ्लेशन 2 to 5% रखते हैं, ये नॉर्मल है। अगर ज़्यादा हाई हो तो वो 10% से ऊपर जाए तो वो हाई इन्फ्लेशन में कंसीडर होते हैं। कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन, 3 कॉजेज़ हैं। पहले जी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी जब किसी चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, सप्लाई कम हो तो ऐसी इन्फ्लेशन को डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं। दूसरी है जी, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जब रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाए तो उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन होती है उसको हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं। रिसेंटली अभी देखें, ऑयल जो पेट्रोल है उसका बहरान बहरान पैदा हो गया, तो उसकी वजह से पेट्रोल महंगा हो गया, तो हर चीज़ की कीमतें बढ़ गई हैं। तो ऐसी इन्फ्लेशन को कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं। बिल्ड इन इन्फ्लेशन का मतलब कि फ्यूचर में अगर प्राइसेस बढ़नी हो, ख़दशा हो कि प्राइसेस बढ़ जाएंगी, वेज भी बढ़ जाएंगी, तो अभी जो इन्फ्लेशन हो जाती है वो बिल्ड इन इन्फ्लेशन है। इफ़ेक्ट्स क्या हैं जी? जब इन्फ्लेशन होती है तो रिड्यूस परचेजिंग पावर, लोगों की जो कुव्वत ख़रीद है वो कम हो जाती है। उसके बाद सेविंग और इन्वेस्टमेंट कम होना शुरू हो जाती है। तो मॉडरेट इन्फ्लेशन डिस्करेज स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। ग्लोबल फैक्ट क्या है जी? डेवलप कंट्रीज़ की यूजली लो इन्फ्लेशन रखते हैं, स्टेबल इन्फ्लेशन रखते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ ज़्यादा इन्फ्लेशन होती है। हाइपर इन्फ्लेशन भी कुछ कंट्रीज़ में करो, जैसे जिम्बाब्वे 2008, जर्मनी 1923 में ये जो है ना फैक्ट्स हुए हैं। नीचे ये एक्टिविटी है कि इसको आपने सॉल्व करना है और नीचे ये क्विज़ है।
अगर कोई स्कैन ना हो रहा हो तो आप ये लिंक से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।